आप इस खड़े 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 होके प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को प्रणाम करता हूं और आप लोगों का जो भी योगदान है, जो बड़ा योगदान आप एक सोसाइटी के फॉर्मेशन में, एक देश के विकास में और एक सच को लोगों तक पहुंचाने में जो भी आप भूमिका अदा करते हैं, वो किसी तीसरे स्तंभ, जो तीनों स्तंभ हैं, उससे कुछ कम नहीं है और मैं आप लोगों को प्रणाम और नमन करता हूं। आप सबको मालूम है, इसकी ज़रूरत है क्या? जी इसकी ज़रूरत है क्या? हाँ हाँ पीछे भी चलते हैं। आप सबको मालूम है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आप सबको मालूम है कि रीवा में पिछले 5 साल में क्या हुआ है। इस चुनाव में मुद्दा सिर्फ रीवा है, इस चुनाव की जाति सिर्फ रीवा है और इस चुनाव का धर्म सिर्फ रीवा है। एक मोटी बात हम लोगों को समझना चाहिए कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुनता है और वो 543 लोग मिलकर के निर्धारित करते हैं कि प्रधानमंत्री या लीडर ऑफ ऑपोजिशन एटसेट्रा कौन होगा। बीजेपी की जो कैंपेन है रीवा में, उसमें जनार्दन मिश्रा जी अपना चेहरा दिखाने से बहुत डरते हैं। जनार्दन मिश्रा जी एक ऐसे सांसद हैं जिनको रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी की बैसाखी चाहिए और दिल्ली में मोदी जी की बैसाखी चाहिए। इनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन 35 वर्ष का जो भी होगा, 65 साल के करीब हैं, पूरा का पूरा जीवन इनका दूसरों के मध्य रहा है। जो इंसान हर जगह बैसाखी चाहता हो, वो ज़िले का क्या विकास कर पाएगा। आज बहुत सारे सवाल ज़िला पूछ रहा है। जनार्दन मिश्रा जी को ज़िले ने 1,65,000 वोट से जिता करके भेजा। दिल्ली में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनवाई। इतनी मजबूत सरकार दिल्ली में पिछले 30 साल में कभी नहीं आई है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार भोपाल में बनवाई। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक जनार्दन मिश्रा जी की सरकार थी, लेकिन रीवा के लिए एक नए पैसे की योजना वो लेकर के नहीं आए। लोग बोलते हैं कि हम काम कैसे करें, हमारी सरकार नहीं है। इनकी दोनों तरफ सरकार थी और इसके बाद भी ये रीवा के लिए कुछ नहीं कर पाए। पिछले 5 सालों में जनार्दन मिश्रा जी ने रीवा को कम से कम 20 साल पीछे ढकेल दिया है। आप सब जानते हैं रीवा का युवा भटक रहा है, रोजगार नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है शायद कि रीवा में एक 34 साल का लड़का किसी राजनीतिक, किसी राष्ट्रीय दल से, वो भी कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल से, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। हाँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है कि जहाँ लोग मुझे जानते हैं, मेरा लोगों से 3 दशकों का 3 पीढ़ियों का 7 दशकों का संबंध रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े देखने वाले हैं। आज 65% भारत युवा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और उसी कड़ी में रीवा में भी 16,70,000 मतदाताओं में से 11,10,000 मतदाता युवा हैं। तो ये जो मुझे टिकट दी है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, ये रीवा के उन 65% जो पॉपुलेशन है, युवाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये उनकी टिकट है। मुद्दे बड़े सीधे हैं। मुद्दा इस चुनाव में मेरा रीवा का युवा और रीवा का किसान है। रीवा का युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। हमें कुछ आंकड़े बताने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी 3 से 5% लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। अगर आपको युवाओं को रोजगार देना है तो आपको निवेश लाना पड़ेगा। पिछली बार जो बड़ा निवेश आया था रीवा में, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में
जेपी फैक्ट्री के रूप में आया था। आदरणीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त। पिछली बार जो बड़ी स्वास्थ्य सुविधा आई थी वो कांग्रेस की सरकार में आई थी। परम पूजनीय मेरे बाबा श्री श्रीनिवास तिवारी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब लेकर के संजय गांधी अस्पताल लाए थे। और जब कांग्रेस की दोबारा सरकार थी तो उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी से उसका उद्घाटन भी कराया था और सुचारू रूप से संजय गांधी अस्पताल को चलाया था। ट्रेन श्री सुंदरलाल तिवारी जी जब कांग्रेस के सांसद थे, विपक्ष के सांसद होते हुए 3 ट्रेनें और बाईपास लेकर के आए थे। सारी सरकार होने के बावजूद आज 20 वर्ष हो गया है, उनका पुत्र आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन वो जो ट्रेनें वो जो आई थी वो आज तक मिर्ज़ापुर से नहीं जुड़ पाई। विकास करने की नीयत नहीं है जनार्दन मिश्रा जी की। अगर इनकी काम करने की नीयत होती तो ये काम करते। कांग्रेस पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 76 दिन में जो कर दिखाया वो शिवराज सिंह चौहान जी 15 वर्ष में नहीं कर पाए। कोई तबका ऐसा नहीं बचा जिसके चेहरे में मुस्कान आदरणीय कमलनाथ जी ने ना लाई हो। किसानों के लोन उन्होंने माफ़ किए हैं और बिजली के बिल माफ़ किए हैं। पेंशन लोगों को जो मिलती थी, निराश्रितों को 300 थी, वो 600 हो गई है, दुगनी हो गई है। बच्चियों की शादी में जो 25,000 रुपये मिलते थे वो 51,000 हो गए हैं। तेंदू पत्ता में जो 2,000 मिलते था पर बोरी 2,500 हो गया है। गेहूं का मूल्य बढ़कर के 1,840 रुपये हो गया है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पे उन्होंने मुस्कान लाने का प्रयास ना किया और मुस्कान ना लाई हो। और ये सब मात्र 75 दिनों में। कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री रीवा में थे, 2 बहुत बड़ी जनसभाएं उन्होंने रीवा में की। जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी 20 से 25,000 की दोनों जगह, तो 2 इतनी बड़ी सभाएं ऐतिहासिक हैं। मुझे नहीं पता और शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि 2 इतनी बड़ी सभाएं कभी भी रीवा में राजनीतिक सभाएं हुई होंगी। ये दिखाता है कि जनता में उन्माद है, जनता में जोश है, जनता अपने चीफ मिनिस्टर को प्रेम कर रही है, उनके कामों को अप्रिशिएट कर रही है, चाह रही है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर रहें और रीवा का भी विकास करें। कल आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़ा सीधा सीधा बोला, आप सब मौजूद रहे होंगे, आप सब ने कवर किया होगा कि रीवा की जो ताकत थी वो रीवा को वापस देनी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भोपाल रीवा नहीं चलाएगा, रीवा भोपाल चलाएगा। बड़ा स्पष्ट है, चीफ मिनिस्टर स्वयं रीवा को उठाना चाहते हैं और जिस गर्त में आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने डाला है उससे वो निकालना चाहते हैं। आप सबको मालूम है, जहाँ तक रीवा विधानसभा की बात है, रीवा शहर की बात है, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी ने और अपने मालिक के साथ मिलकर के समदड़िया नामक एक बिल्डर को पूरा का पूरा रीवा बेच दिया है। किसी से छुपा नहीं हुआ है, जन जन इस बात को जानता है और एक्सपोज ये हो चुके हैं और फाइलें सारी खुलेंगी। कांग्रेस न्याय पे भरोसा रखती है, कांग्रेस सारी फाइलें खोलेगी और इनको बताएगी कि कहाँ, जनता के सामने लाएगी कि कहाँ कहाँ चोरी हुई है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, गरीबों का मसीहा राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि अभी एक छोटा तबका बचा है जिसका न्याय होना आवश्यक है। इसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी एक न्याय योजना लेकर के आएंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें हर गरीब परिवार को महीने का 6,000 और साल का 72,000 रुपये मिलेगा। ये गरीबी उन्मूलन की दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था होगी। सारे देश इसके बारे में सोचते रह गए। चूँकि मैं थोड़ा ग्लोबली एक्सपोज्ड हूँ, मैंने 8-10 देशों में काम किया है, मैंने 2-4 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है। मैंने देखा है कि स्विट्ज़रलैंड क्या सोच रहा है, मैंने देखा है कि अमेरिका क्या सोच रहा है, मैंने देखा है कि सिंगापुर क्या सोच रहा है, मैंने देखा है कि हांगकांग क्या सोच रहा है। तो इन देशों में मैंने काम किया है, मैं जानता हूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है। और राहुल गांधी जी ने दुनिया से आगे निकल के हिंदुस्तान के लिए स्कीम लाई है और मुझे पूरा भरोसा है, जनता उनका उन पर विश्वास है और जनता इस न्याय योजना को पसंद कर रही है। जहाँ जितनी हमारे लोगों से बात हो रही है और वो कांग्रेस पार्टी को वापस पावर में लाएंगे। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस के लिए खुला हुआ हूँ। प्लीज़ लेट मी नो, जो आप पूछें। मैं काम तो देखिए, रोज़गार की जहाँ बातें हैं, मैंने आपको बताया कि सरकारी रोज़गार सिर्फ 5% लोगों को मिल सकता है, हमें निवेश लाने पड़ेंगे। अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा खुल सकता है रीवा में, तो सिटी बैंक भी खुल सकता है।
एक इन्फोसिस का ऑफिस भी खुल सकता है, और हमारे पास पूरा एनवायरनमेंट है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने MBA किया है और मैंने दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन ऑरेकल में काम भी किया है, तो मैं कुछ दुनिया समझता हूँ। और मैंने ये देखे हैं कि कैसे छोटे छोटे शहर जो होते हैं, इवन छोटे छोटे गांव, चाहे US में हो, इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कैसे छोटे छोटे गांव अगर उन पे ढंग का निवेश लाया जाए तो वो बड़े बन सकते हैं। रीवा तो फिर भी कनेक्टेड है। मैं बड़ा छोटा उदाहरण देता हूँ, लोग दुबई की बात करते हैं। दुबई जब मैं गया था तो मैं चौंक इस बात को लेकर के गया कि वो रेगिस्तान है, दुबई रेगिस्तान है, रेगिस्तान में उन्होंने वो बना दिया। तो अगर पॉलिटिकल विल होती है तो आप रीवा को कुछ भी बना सकते हैं, और पॉलिटिकल विल मेरी है और हाथ कमलनाथ जी का। और बड़ा सीधा कल बोल के गए हैं कि रीवा को विकास की मुख्यधारा से कमलनाथ जोड़ेगा, ये उन्होंने बोला। पहला काम मैं करूँगा कि निवेश लाना। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई है, उनसे हुआ है कि आप ऑफिस आएँ और ऑफिस रीवा में आप अपने खोलें, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं इनको हम अच्छी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इनको ही आप यहाँ पे रिक्रूट करें। एक बड़ा सीधा एक बड़ी इसकी एक पॉलिसी आ गई है स्टेट की। पॉलिसी ये है कि 70% जो जॉब होंगे कंपनीज जहाँ खोलेंगी वो मध्य प्रदेश में होंगे। ये बहुत सबसे बड़ा कदम आदरणीय कमलनाथ जी ने खोला बढ़ाया है। और रीवा में तो वो 70% मैं रीवा वालों को ही दिलाऊंगा। और किसी भाई का क्वेश्चन हम तो बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में जी अमित जी बोलिए। शिक्षा के क्षेत्र में रीवा अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ के लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल सही बात। आप खुद बाहर पढ़े होंगे। मैं एक्चुअली साहब मेरे समय में ठीक था, तो आपने बड़ा सही क्वेश्चन मुझे पूछा। हम और आदरणीय शर्मा जी एक दिन बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अब कोचिंग लोग लेने बाहर जाते हैं, एडमिशन यहाँ के लड़कों को नहीं मिलता है, क्या कारण है राज? मैंने कहा पता नहीं क्या कारण है, इस तरह इतना कैसे गिर गया, क्योंकि मैंने तो यहीं से स्कूलिंग की थी, यहीं से मैंने कोचिंग की थी, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, उसके बाद मैंने जितने पढ़ाई हो सकती थी बाहर सारी की। तो जो इस्टेब्लिश सिस्टम भी था साहब वो भी इन्होंने ख़राब कर दिया है, और कुछ नया तो खोला नहीं है। आजकल क्या हुआ है शिक्षा में, एक होती है आपकी डिग्री, जैसे मान लिया आपने BCom कर लिया, आपने MCom कर लिया, आपने MSc कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद एक फिनिशिंग स्कूल होता है। मैं ऑरेकल के साथ काम करता था, तो मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गवर्नमेंट में काम किया, उनका विजन देखा। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमको खोलने पड़ेंगे, वो फिनिशिंग स्कूल्स कहलाते हैं। तो मान लीजिए एक लड़का TRS कॉलेज से निकला, उसको सरकार अपने खर्चे पे स्किल डेवलपमेंट उसका करेगी, फिनिशिंग स्कूल, और वो लड़का 2 से 3 महीने का जब फिनिशिंग उसमें कर लेगा तो यहाँ पे उसको भी जॉब मिल सकता है, या वो कहीं भी जाके फिर उसका टैलेंट हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला मैं फिनिशिंग स्कूल्स के लिए खोलूँगा, चीफ मिनिस्टर के सामने प्रपोजल मैंने ऑलरेडी रख दिया है। उसके बाद उस फिनिशिंग स्कूल से जो लड़के निकलेंगे उनका रीवा और भोपाल तक में हम जॉब्स के लिए बात करेंगे। और मेरा सीधा एक्सेस है, चीफ मिनिस्टर खुद बोल के गए, रीवा की फाइल भोपाल बराबर लगेगी। अमित जी क्या लगाए हैं? रेलवे को लेकर बात हुई तो उन्होंने आपके पिताजी को लेकर बोला कि वो बताएं कि ट्रेन रौसर में रह गई कि अमैया की कोठी में रह गई कि मनगांव में रह गई, इस तरह की बातें की। इसमें आपका क्या? आपको ऐसा लगता नहीं है कि थोड़ा सा बौखलाए हुए इंसान की बात है कि रौसर में रह गई या एलिगेशन? साहब मेरे पूरा एफिडेविट सामने हैं, जनार्दन मिश्रा जी प्लीज़ लेके आएँ जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मेरे स्वर्गीय बाबा और मेरे स्वर्गीय पिताजी के ऊपर कीचड़ वो उछाल सकते हैं, उनको वैसे भी जूता मारने की आदत हम सब ने सुना है, तो वो जूता उनको भी शायद मारना चाहेंगे, हो सकता है जूता मुझे भी मारना चाहें वो। मैं सौम्यता से प्रयास करूंगा कि मुझे जूता वो ना मारे। और जहाँ तक किसी भी चीज़ की बात है, मैंने एक इलेक्शन एफिडेविट दिया है, उसको उठा लें, और उनको लगता है कुछ भी गलत है चुनाव निरस्त करा दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वॉक ओवर है, जीत के जाएँ। बीजेपी पूरा कैंपेन शिफ्ट करना चाह रही है, इंडिविजुअल फाइट से इससे हट के करेक्ट की कोशिश है कि मोदी बना सिद्धार्थ तिवारी या कांग्रेस। करेक्ट। इसको आप जब फील्ड में होते हैं तो इसको कैसे डिफेंस करेंगे? मुझे कुछ डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आदमी जो गलत होता है उसको डिफेंड करना पड़ता है। तो डिफेंड जनार्दन मिश्रा जी को करना पड़ेगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि रीवा का चुनाव है, रीवा के युवा और किसान का चुनाव है। मोदी जी तो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिसको वोट डालना होगा मोदी जी को बनारस में डालेगा। हम लोग मतदाता रीवा के हैं, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जनार्दन मिश्रा जी भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या काम 5 साल में किया उनको लोगों को बताना पड़ेगा, और जनता हर जगह पूछ रही है उनसे जाके, और पूछेगी। और जनता को इतना मूर्ख ना समझें कि वो अपने सांसद का इवैल्यूएशन नहीं करेगी, उनकी गुणवत्ता देखेगी और पूछेगी, और 6 तारीख को पता लग जाएगा। और किसी जी का क्वेश्चन? जनार्दन जी बोल रहे हैं कि यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी हैं।
मैं बोल रहा हूँ यहाँ का सांसद अगर होगा तो सिद्धार्थ तिवारी होगा, जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के पास रीवा की बात रखेगा, और बात रखेगा। जनार्दन मिश्रा जी का पार्लियामेंट में उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए और उनको पूछिए कि कितने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, कितनी बात आपने रखी है, और आप इतना डरते क्यों अपने लीडरों से? भाई जनता ने चुन के भेजा ना आपको। आपको रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास। हाँ वो पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड है। नहीं अच्छी बात है। आप जनार्दन मिश्रा जी इतना डरते क्यों अपना बखान करने में? भाई राजेंद्र शुक्ला जी तो अपना चुनाव लड़ चुके, नरेंद्र मोदी जी भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अब जनार्दन मिश्रा जी कहीं तो बैसाखी छोड़े, इतनी उम्र हो गई है भाई, कुछ तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अपने बल पे लड़े चुनाव। और किसी मित्र का बीजेपी की दो कोर स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएम आवास और प्रधानमंत्री उज्ज्वला, बीजेपी उसी की बात करती है कि अंडर करंट बहुत ज़्यादा है इन दो स्कीम्स का। कांग्रेस उसके काउंटर में न्याय और वो भी स्कीम्स आप लोग बात कर रहे वाले, इसको जब आप ग्राउंड रियलिटी में आप जाते हैं तो इसको कैसे? जनता जानती है कि जो पीएम आवास की बात करते हैं, इंदिरा आवास योजना थी जिसका नाम इन्होंने पीएम आवास दे दिया। दूसरा, जब कांग्रेस पार्टी का सर्वे 2011 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था तो उसमें बड़ा क्लियर मैंडेट 3 लाख का था, इन्होंने उसको घटा करके 1.5 लाख कर दिया। और करप्शन के चलते आप हितग्राहियों से जाके पूछ लीजिए, 1,20,000 ज़्यादा मिलता नहीं है, और प्रैक्टिकल ग्राउंड में सिचुएशन है कि जो घर बनवाता है वो कर्जदार हो जाता है। हमने उसका अमाउंट बढ़ा दिया, आपको मालूम है, और हम इसको 3 लाख तक वापस ले जाएंगे। अनिल जी विधानसभा में आपकी पार्टी ने लगातार समदड़िया की बात की, उसके बाद कमलनाथ की सरकार बन गई, यहाँ समदड़िया का मुद्दा उतना ही बंद हो गया। अब लोकसभा चुनाव में आप भी समदड़िया की बात कर रहे हैं, क्या बाद में फिर भूल जाएंगे? कोई कुछ नहीं भूलेगा, ना जनता भूली है ना मैं भूलूंगा। कल मैंने बोला है, स्पीच में बोला है, हमारे मुख्यमंत्री वहीं बैठे हुए थे, मैंने बोला है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो नकेल कसूंगा मैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब, मेरा इंटरेस्ट बस यही है कि जो धर्म मेरे पिताजी और बाबा निभाते थे मैं उसको लेके जाऊँ, मेरा और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पेट चलाने के लिए धंधा नहीं बनाना है राजनीति को। राजनीति लोकनीति होती है, तो अगर आपके ऊपर 26 लाख लोग भरोसा करते हैं तो जनार्दन मिश्रा जैसे मैं एक आदमी की नौकरी बचाने के लिए उसको धोखा नहीं दूंगा उनको, चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़े। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन? चलिए आप लोग ब्रेकफास्ट पे